हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हमारा रियल एस्टेट अपडेट का 43 एपिसोड है। इसमें हम बहुत सारी अपडेट पे बात करेंगे। किस किस तरह की अपडेट होंगी उसका मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं, फिर डिटेल में इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। हम बात करेंगे गुड़गांव ने कैसे मुंबई और देश के दूसरे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जो रिजर्वेशन लागू करने की बात हो रही थी उससे रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ हम महाराष्ट्र रेरा की बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे देश के टीयर 2 सिटीज है जो 30, उसमें रियल एस्टेट किस तरह से ग्रो करा है, इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि बात सिर्फ टॉप 7 सिटीज, टॉप 8 सिटीज की होती है, उसको लेकर रियल एस्टेट पे बात कर ली जाती है। लेकिन जो दूसरे शहर हैं वहाँ रियल एस्टेट का क्या हाल है, उस पे भी बात करेंगे। और साथ में एक रियल एस्टेट में आपको हैक दूंगा मैं, प्रॉपर्टी बाय करने की। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको कब बाय करनी चाहिए और किस टाइम पर बाय करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी डील ले सके, इस पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना ये एपिसोड शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत कर लेते हैं हम गुड़गांव से। गुड़गांव में 2023 में पूरे देश में सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी सेल की गई हैं। ये लग्जरी प्रॉपर्टी 5 करोड़ या उससे ऊपर की हैं। 2023 में करीब 3700 ऐसी प्रॉपर्टी हैं गुड़गांव में जो सेल की गई हैं जिनका प्राइस 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसके बाद इसमें दूसरे नंबर पर हैदराबाद है और तीसरे नंबर पर मुंबई है। हालांकि मुंबई के लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आखिर उनका शहर कैसे पीछे रह सकता है, गुड़गांव और हैदराबाद कैसे उससे आगे निकल सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर थोड़ा डिबेट चल रहा है कि आखिर गुड़गांव कैसे आगे निकल गया है। तो अब आपको समझना चाहिए कि गुड़गांव का रियल एस्टेट एक अलग डायरेक्शन में पहुंच चुका है जिसने मुंबई को भी बीट कर दिया है। जब बात नंबर 1 नंबर 2 की हो रही है तो साथ में बात कर लेते हैं डीलएफ की भी। हाँ, डीलएफ को हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया का नंबर 1 डेवलपर घोषित किया गया है। उस रिपोर्ट में डीएलएफ को उसकी जो वैल्यूएशन है उसके बेस पे नंबर 1 डेवलपर डिक्लेयर किया गया है। ये बात भी कुछ मुंबई के लोगों को हजम नहीं हुई थी कि आखिर गुड़गांव का डेवलपर भी नंबर 1, गुड़गांव में लग्जरी प्रॉपर्टी भी सबसे ज़्यादा बेची जा रही है। तो गुड़गांव ने काफ़ी शहरों को पीछे छोड़ के अपनी एक अलग पोजीशन बना ली है। अब हम बात करेंगे अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट पे हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक गवर्नमेंट एक डिसीजन लेने जा रही थी जिसमें जो लोकल्स हैं उनके लिए 50 से 75% तक का रिजर्वेशन किया जा रहा था प्राइवेट जॉब्स में। बट लोगों का इस पे विरोध हुआ तो उस पे रोक लगी। हाँ, इसका रियल एस्टेट पे एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जो वहाँ के रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर मोस्टली जो प्रॉपर्टी बाय की जाती है वो इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा बाय की जाती है। अगर इस तरह का रिजर्वेशन लागू होता है तो कंपनियां दूसरे स्टेट में चली जाएंगी। और दूसरे जो स्टेट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उन्होंने पहले ही ऑफर कर दिया इस तरह का रिजर्वेशन के बाद कि कंपनीज हमारे यहाँ आ सकती हैं। तो रियल एस्टेट का इस पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक और डिबेट चल गया है सोशल मीडिया पे। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और ना ही मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियंस के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो हिंदी में बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करते। इसके साथ साथ एक डिबेट और ये भी चल रहा है कि गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप ही बताइए, आप किस शहर से हैं और गुड़गांव या नोएडा में या फिर आप बेंगलोर में रह रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने क्या इस तरह का कुछ फेस किया है या गुड़गांव नोएडा में इस तरह का कुछ होता नहीं है और वहाँ पर होता है या वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पर ये बेकार की बहस चल रही है। आप अगर इन किसी शहरों से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र रेरा की। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र में ये कंपलसरी कर दिया गया है ब्रोकर्स के लिए कि उनको एक पेपर पास करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी वो ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं। अब इस पर जो बिल्डर है वो भी थोड़े सख्त हो गए हैं। बिल्डर्स के द्वारा ब्रोकर्स को मेल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है रेरा से जो आपने लिया है एग्ज़ाम पास करके, वो हमें जमा कर दें। अगर आप हमारे साथ वो जमा नहीं करेंगे तो आपका और हमारा जो एसोसिएशन है वो खत्म हो जाएगा और आपकी जो ब्रोकरेज है हम उसे फॉरफिट भी कर लेंगे। तो जो लोग महाराष्ट्र में हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप ये सर्टिफिकेट लेकर अपने कंसर्न बिल्डर को जमा करा दें, कहीं आपकी ब्रोकरेज ना फंस जाए।
पिछले दिनों एक बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पर ब्रोकर है और रियल एस्टेट कंसल्टेंट कह सकते हैं, उनकी ऐसी ब्रोकरेज एक बिल्डर ने रोक ली थी, तो उन्होंने बड़ा आउटरीच करा था। उन्होंने सोशल मीडिया पे जाकर भी अपनी बात रखी थी कि मैं ये सर्टिफिकेट नहीं ले पाया हूँ तो मेरी ब्रोकरेज रोक ली गई है। हालांकि हमारे नॉर्थ इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने इस तरह का कोई टेस्ट अभी नहीं किया है। अगर इस तरफ भी इस तरह का टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ के ब्रोकर्स को भी दिक्कत हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का टेस्ट, इस तरह का सर्टिफिकेट यहाँ के ब्रोकर्स के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट पे हम बढ़ लेते हैं। अगली अपडेट में यूपी रेरा की बात करेंगे। यूपी रेरा की तरफ से कहा गया है कि जो भी बिल्डर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स का, उसके साथ QR कोड जरूर डिस्प्ले करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। जब बात अथॉरिटीज़ की हो रही है तो दुबई हम आपको लेके चलते हैं। दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं लैंड से जुड़ी हुई, उन्होंने भी करीब 300 ऐसे ब्रोकर्स हैं, उन पर फाइन लगाया है जिन्होंने वहाँ की जो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया, उनको तोड़ा है। तो दुबई में भी एक्शन हो रहा है। जब मैंने ये खबर पढ़ी, जब मैंने ये न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि पता नहीं इस 291 लोगों में जिनके ऊपर एक्शन हुआ है उसमें से इंडिया के कितने लोग होंगे, क्योंकि इंडिया के भी बहुत लोग दुबई में काम कर रहे हैं। ज़रूर कोई ना कोई इंडिया का होगा। अगर आप में से कोई जानता है या आपको पता है कि ऐसे इंडिया के लोगों पे फाइन करा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट की। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, उस केस में क्या था ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो दिल्ली NCR के लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टी बुक कराई थी बिल्डर्स के थ्रू, अलग अलग बिल्डर्स के थ्रू, और सबवेंशन प्लान उन्होंने लिया था जिसमें बैंक डायरेक्ट जो EMI है वो बिल्डर्स के अकाउंट में डाल रहा था। लेकिन बिल्डर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बिल्डर थे जो ना तो फ्लैट डिलीवर कर पाए, ना प्रॉपर्टी को टाइम पर दे पाए बायर्स को। तो बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने जो बायर्स थे उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब उनके चेक बाउंस हुए तो जो बायर थे वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्हें कोई राहत नहीं मिली, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है बिल्डर्स पर भी और बैंक्स पर भी कि आप बायर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे अगर कोई चेक बाउंस होता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बायर ने तो सबवेंशन प्लान लिया और आपने EMI दे दी बिल्डर को, और बायर को तो ये भी नहीं पता कि आपने डायरेक्ट अकाउंट में उनके पैसे डाले, तो इसमें बायर को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। तो आप अगली तारीख तक या अगले किसी डिसीजन तक बायर के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते। गुड़गांव में भी बहुत सारे सबवेंशन प्लान में लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की हुई है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, जो कमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आप इसका सहारा ले सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, सबवेंशन प्लान में बैंक आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉरवर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब मैं आपको एक हैक देने जा रहा हूं। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आपको किस टाइम पे वो प्रॉपर्टी बाय करनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कब बाय करनी चाहिए। तो आप लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तब बाय करनी चाहिए जब उस प्रॉपर्टी की कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली हो, क्योंकि जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली होती है तो बहुत सारे लोगों के पास वो नेक्स्ट पेमेंट करने के पैसे नहीं होते हैं, और वो जो लोग अनाप शनाप एप्रिसिएशन प्रीमियम मांग रहे होते हैं उसको भी कम कर देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो आप ज़रूर देख लें कि उसकी इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है। जब उसकी इंस्टॉलमेंट पास आने वाली होगी तो मार्केट में आपको बहुत सारी इन्वेंट्री भी मिलेगी, और साथ में जो उल्टा सीधा प्रीमियम मांगा जा रहा था वो प्रीमियम भी आपको ठीक मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी महंगी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी हैक मैंने आपको दे दी है। वैसे हम अपनी पेड कंसल्टेंसी में इस तरह की चीज़ें बताते हैं, पर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे लगा कि आपको भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, आपको भी इस तरह की डिटेल हमें बतानी चाहिए। हमारी पेड कंसल्टेंसी भी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी कब बाय करनी है, किस तरह से बाय करनी, वो प्रॉपर्टी ठीक है भी या नहीं है, आपको बाय करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी एंड यूज़ के लिए अच्छी है या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, ये सब जानने के लिए आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आप एक सेफ और सिक्योर डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। ये अपडेट भी डीएलएफ से जुड़ी हुई है। डीएलएफ के जो चेयरमैन है राजीव सिंह, उनको रेम्यूनरेशन मिला है 2023-24 में 27 करोड़ रुपए के आसपास, और जो कि 2022-23 में
19 करोड़ के आसपास था। ये डेटा देखने के बाद, ये फिगर देखने के बाद मेरे मन में सवाल आ रहा था कि अगर राजीव सिंह जो चेयरमैन है डीएलएफ के, उनको प्रॉपर्टी बाय करनी पड़े कैमेलिया में जहाँ 100 करोड़ रुपए का फ्लैट आता है, तो उन्हें अपने 4 साल का रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा, तब जाके वो एक फ्लैट बाय कर पाएंगे कैमेलियाज में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूं। चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आपको पता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से लेकर प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक बन रहा है, और इस साल के लास्ट तक, दिसंबर तक ये एक्सप्रेसवे फंक्शनल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। खास बात ये है कि मेरठ की जो रियल एस्टेट है बहुत अच्छा कर रही है, और इसके बनने के बाद मेरठ के रियल एस्टेट को एक और बूस्टर मिलेगा। इससे पहले आरआरटीएस जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन ही चुका है, तो इससे भी काफ़ी बूस्टर मिल चुका है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मेरठ के रियल एस्टेट को एक और बूस्टर मिलेगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। इस अपडेट में हम बात करेंगे टॉप टीयर 30 सिटीज़ की, जिसमें सोनीपत है, जिसमें जालंधर है, जिसमें जयपुर है, जिसमें इंदौर है, जिसमें अहमदाबाद है, और जिसमें मैसूर है, जिसमें मैंगलोर है, जिसमें बहुत सारे शहर हैं। यहाँ पर पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी का क्या हाल रहा है, प्रॉपर्टी ने किस तरह से किया है, प्रॉपर्टी ने किस तरह से अच्छा किया है या बेकार किया है, वो जान लेते हैं। तो एक एवरेज निकल कर आया है कि इन शहरों में पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी 94% बढ़ गई है। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप अपने इस फैक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। छोटे शहरों में भी प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप अपने अपने होम टाउन या जिस भी शहरों से आते हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी प्रॉपर्टी के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक और अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बीकेसी पे बात करेंगे, अनंत अंबानी पे बात करेंगे, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे बात करेंगे। कॉमेडियन है सुदेश, उनका कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, गड्ढा खुद रहा था, वहाँ पे किसी ब्रोकर ने उनको कहा कि आपके 4 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। 4 साल बाद उनके पैसे डबल नहीं हुए, उन्हें 1 करोड़ का लॉस हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप जरा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मुंबई में की थी। अब बात कर लेते हैं अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की। जी हाँ, शादी हो चुकी है। आपने देख लिया किस तरह के गेस्ट आए थे, कौन कौन उसमें गया था, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये शादी कहाँ हुई है हम उस पर बात करेंगे। ये शादी हुई है बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये कितना बड़ा है, इसमें क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये करीब 940 एकड़ में फैला हुआ है। गुड़गांव में भी एक ग्लोबल सिटी बननी है, वो करीब 1000 एकड़ में बननी है। बीकेसी में ना केवल शादी हुई है बल्कि रिसेप्शन भी हुआ है अनंत अंबानी का। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के क्या प्राइस हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनीज और इवन गवर्नमेंट के भी ऑफिसेज हैं। यहाँ पर करीब 2 लाख लोग काम करते हैं और 25,000 व्हीकल रोज़ एंट्री एग्जिट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कमर्शियल हब है ये। जियो का कन्वेंशन सेंटर है जिसमें ये शादी संपन्न हुई है, और यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं करीब 100 के करीब ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसमें ऑफिस स्पेस है, और इसके अलावा 25-30 के करीब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर रेंटल की बात करें तो 550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कमर्शियल का रेंटल है। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो 15 लाख रुपए तक पे करना पड़ेगा 5 BHK में। अगर आप 1 BHK में जाते हैं तो आप 50,000 रेंट देना पड़ेगा। अगर आप 3 BHK अपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ रेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर होटल्स भी हैं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। और जब अनंत अंबानी की शादी हुई तो होटल्स ने यहाँ पर एक दिन का जो होटल का रूम का रेंट है वो 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक चार्ज किया। तो आप समझ सकते हैं ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किन किन कंपनीज के ऑफिस हैं। यहाँ पर एप्पल, गूगल, यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर नेटफ्लिक्स, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पर जियो, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सिस्को, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, उन सब के ऑफिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो आज का रियल एस्टेट का अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे, और इसी तरह के फैक्ट्स और रियल एस्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूँ। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।